मीडिया में जिसका नाम आ जाता है ऐसा कहते हैं उसका नाम तो पहले ही कट जाता है। आपका तो नाम भी आया और कटा भी नहीं। नहीं, ये कोई मापदंड नहीं है नाम तो, क्योंकि मैंने एक मेरे मित्र को पूछा कि भाई आप बार बार मेरा नाम क्यों चलाते हो, तो उनका कहना बड़ा रोचक था। उसने कहा इससे हमारी खबर में वजन पैदा होता है, तो कुछ नाम वजन पैदा करने के लिए भी चलाए जाते हैं। मैं केवल नारों की नहीं, सरोकारों में भरोसा रखता हूँ। 23 में जो भरोसा टूटा उससे मुझे तकलीफ हुई कि प्रजा के पार्ट पे भी और कार्यकर्ताओं की तरफ से भी, कि यदि और परिश्रम करते तो आज हम वहाँ और बेहतर कर सकते। सचिन पायलट बीजेपी में आ सकते हैं क्या? कुछ संभावनाएं, बहुत सारी बातें पहले हुई थी। नहीं, तो सियासी चर्चाएं हैं। आपको लगता है कि सरकार की परफॉर्मेंस पर आप रिपीट कर पाएंगे? देखिए, अभी बहुत समय भी है। अशोक गहलोत जी सचिन पायलट जी को यहाँ पर राज्य में रहकर प्रहार करते थे। अब आप राहुल गांधी पर प्रहार के लिए तैयार हैं? नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। न्यूज़ 24 पर आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सतीश पूनिया, राज्यसभा में राजस्थान से पहुंचने वाले 2 सदस्यों में से एक। और डॉक्टर सतीश पूनिया का न्यूज़ 24 पर हम स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले जब नामों की घोषणा हो रही थी तो आज की बीजेपी के लिए कहा जाता है कि बड़े अप्रत्याशित फैसले लेती है, बहुत आश्चर्य वाले फैसले आते हैं। इस फैसले ने आपको आश्चर्यचकित किया? 2 बातें हैं। एक तो इस बात के लिए मानसिक रूप से तैयार होते हैं कि पार्टी जब जिस समय जो उपयोग करना चाहे तो पार्टी का आदेश ही सर्वोपरि होता है। दूसरा, खिलाड़ी को जैसे अपनी परफॉर्मेंस पे भरोसा होता है कि मैं परिश्रम कर रहा हूं तो मुझे उसका उचित परिणाम भी मिलेगा, तो मुझे ये लगता ही था कि पार्टी कहीं न कहीं मेरी क्षमता का कहीं न कहीं उपयोग करेगी। जो आपने कहा कि बीजेपी कई बार आश्चर्यचकित करती है, एक पक्ष ये भी था। तो तीनों मिश्रित पक्ष थे, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे लिए सौभाग्य है कि पार्टी ने मेरे जैसे कार्यकर्ता को उच्च सदन में मौका दिया। तो मैं तमाम चर्चाओं के अलावा इस बात को ज़्यादा महत्व देता हूं कि पार्टी ने मुझ पर विचार किया। जी, आपने कहा कि कहीं न कहीं एक सुखद आश्चर्य आपको भी था। जब लिस्ट आई उससे पहले आपको कहीं कोई संकेत मिला इस तरह का? नहीं, खाली चर्चाएं हैं उसमें। सोशल मीडिया आजकल एक बड़ा माध्यम है, मीडिया है, तो लेकिन वो कोई आधिकारिक होता नहीं है। और पार्टी के फोरम पे मोदी जी के युग में एक अच्छी बात ही है कि जो सीक्रेसी हो बाहर नहीं आती है, जो निर्णय होते हैं। तो ये पार्टी के हिसाब से काफ़ी ठीक है, संगठन के हिसाब से। इसलिए मुझे पहले से इसका कोई इल्म नहीं था। डॉक्टर सतीश पूनिया जी, आपने कहा कि आजकल सोशल मीडिया है, मीडिया में जिसका नाम आ जाता है ऐसा कहते हैं उसका नाम तो पहले ही कट जाता है। आपका तो नाम भी आया और कटा भी नहीं। नहीं, ये कोई मापदंड नहीं है नाम तो, क्योंकि मैंने एक मेरे मित्र को पूछा कि भाई आप बार बार मेरा नाम क्यों चलाते हो, तो उनका कहना बड़ा रोचक था। उसने कहा इससे हमारी खबर में वजन पैदा होता है, तो कुछ नाम वजन पैदा करने के लिए भी चलाए जाते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल ये जो मिथक है ये भी एक अलग किस्म से है कि जिसका नाम चलता हो बनता नहीं है, या जो नाम नहीं चलता वो बन जाता है। वो तो पार्टी की, जो मैंने कहा ना, सीक्रेसी वाला पक्ष ज़्यादा मजबूत है। और इसलिए राजनीति में, संगठन में काम करते करते पार्टी खुद विचार करती है, इसलिए अस्वाभाविक नहीं है, मतलब कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। लोगों में से लोग आते हैं। डॉक्टर सतीश पूनिया वो राजनेता हैं जिन्होंने बीजेपी के यूथ संगठन से लेकर विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष से लेकर राजस्थान के बीजेपी के अध्यक्ष से लेकर आज हरियाणा के प्रभारी हैं। लेकिन राज्यसभा की इस यात्रा की शुरुआत में आप सबसे बड़ा कारण पार्टी का आप पर जो भरोसा है उसका क्या मानते हैं? देखिए, जो इस बार जो सूची थी, हालांकि राजनीति में बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं जिसके लिए कई बार कंप्रोमाइज भी करना होता है, कई बार एक सोशल इंजीनियरिंग भी होती है। तो ऐसा नहीं है कि एक्सेप्शनली कुछ चीज़ें होती नहीं हैं, लेकिन इस बार की सूची में खास तौर पर देखने में आया कि जो लंबे अरसे से संगठन का काम कर रहे थे, तो केंद्रीय नेतृत्व ने, प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उन लोगों को ज़्यादा महत्व दिया है। और स्वाभाविक तौर पर विनोद तावड़े जी से लेके, तरुण चुग जी से लेके, अलका जी से लेके, मेरे से लेके, तमाम ऐसे बहुत सारे नाम हैं, मध्य प्रदेश से भी, बाकी प्रदेशों से भी।
तो मुझे लगता है कि पार्टी योग्यता क्षमता के हिसाब से निर्णय करती है। योग्यता और क्षमता दोनों में तो कहीं किसी को कोई संशय नहीं है डॉक्टर सतीश पूनिया की। आपने हरियाणा में प्रूव किया, राजस्थान में प्रूव किया, विधानसभा में भी और संगठन में भी। लेकिन राज्यसभा आप जा रहे हैं, ये जर्नी एकदम नई है, अलग है। अभी विधानसभा की जर्नी से एकदम अलग होगी। राज्यसभा को लेकर आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं? देखिए, पहले तो बहुत सारे लाखों लोगों का सपना होता होगा। ऐसे मैंने कहीं एक हमारी विधायक दल की बैठक में भी बताया कि ये लगभग वैसा ही है जैसे गांव में बच्चा खेलते खेलते हवाई जहाज की तरफ देखता है। किताबों में पढ़ते थे कि 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। तो उच्च सदन में जाना ये किसी राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए सपने जैसे होता है। तो मुझे लगता है कि मुझे अवसर दिया, मेरे लिए बड़ी बात है। एक सपना जो बच्चा देखता वो पूरा हुआ, लेकिन ये आनंद के साथ जिम्मेवारी भी है और मैं उसके लिए मानसिक रूप से तैयार हूँ। और मुझे संगठन, विचार और लोकहित, इन तीनों के एक मिश्रण के साथ मुझे काम करना है। तो स्वाभाविक रूप से मेरी प्राथमिकता, क्योंकि मैं अभी तक जिस तरीके से मैंने काम किया है, तो मैं केवल नारों की नहीं, सरोकारों में भरोसा रखता हूँ। और इसलिए कोशिश रहेगी कि जो सामाजिक और ज्वलंत मुद्दे हैं उच्च सदन में उसको प्रभावी रूप से रखकर, उसमें महिला भी हैं, युवा भी हैं, किसान भी हैं, हमारे वो लोग हैं जो वंचित लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, उन सब की ऐसी कुछ समस्याएं जो सरकार जो स्वाभाविक रूप से करती है वो तो एक अलग चीज़ है, योजना और नीतियों से करती है अलग है, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। तो मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कुछ नई चीज़ें वहाँ करूँ। डॉक्टर सतीश पूनिया, जब भी हम उनसे बात करते हैं या हम उनको सुनते हैं, एक खास बात जो उनसे बातचीत में हमेशा निकल कर आती है, एक बचपन उनका जो है वो आज भी उन्होंने अपने अंदर जिंदा रखा हुआ है। और इसीलिए वो कहते हैं कि एक बच्चे के सपने के पूरे होने जैसा है राज्यसभा में, उच्च सदन में पहुंचना। लेकिन उच्च सदन की इस यात्रा में आपने अपनी प्राथमिकताएं तय की होगी डॉक्टर सतीश पूनिया, राजस्थान को लेकर, देश को लेकर। राज्यसभा के बारे में आपने अब तक सुना है, अब आप राज्यसभा की शपथ लेंगे, कितने आप उसके लिए एक्साइटेड हैं? मैंने बताया आपके पहले सवाल के जवाब में कि पहली बात तो अवसर मिलना ये बड़ी सौभाग्य की बात है। अब्दुल कलाम साहब कहते थे कि भारत में पैदा होना ये सबसे बड़ा सौभाग्य है और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नीति जहां बनती हो उस सदन में शरीक होना, मैं समझता हूं कि दुगना सौभाग्य है। तो ये आनंद के साथ एक जिम्मेवारी है और इस जिम्मेवारी के लिए मैं मानसिक रूप से अपने आप को तैयार इसलिए कर रहा हूँ कि ऐसे अवसर बहुत बिरले होते हैं, कम आते हैं आदमी के जीवन में। तो अभी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं शब्दों से और आचरण से सदन की गरिमा भी बनाए रखूं और जो लाखों लोग मुझसे अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि मैंने संगठन की और लोकहित की राजनीति की है, इतना लंबा एक मेरा अपना अनुभव भी है और लोगों से जुड़ाव भी है। खासतौर पर राजस्थान को लेके, राजस्थान और हिंदुस्तान की सरकार बेहतरीन काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जो हमारा ग्रास रूट का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़क, बिजली, पानी, ये तो सामान्य सी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हेल्थ और एजुकेशन 2 सेक्टर ऐसे हैं कि जिसको और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है और ये हमने कोरोना के दौरान देखा है। स्कूलों के बारे में भी हमने सुना भी है, प्रत्यक्ष भी देखा है। तो मैंने अभी मेरे पहले इंटरव्यू में कहा कि मैं स्कूल के बारे में जब चीज़ें नोटिस करता था कि इतनी सारी लैंगिक समानता की बात होती है और महिलाओं के उत्थान की बात होती है, बहुत प्रयासों के बावजूद भी स्कूल में फीमेल टॉयलेट्स, उनकी हालात जो है वो बयान नहीं की जा सकती, यानी इतने संसाधनों के बावजूद, इतने दावों के बावजूद। तो मैंने अभी एक अपना कमिटमेंट किया है कि मैं कोशिश करूंगा कि उसको फोकस करूं कि वहाँ बच्चियों को, वहाँ फीमेल स्टाफ को अच्छे हाइजीन वाले टॉयलेट्स वहाँ मिलें। तो मैं कोशिश करूंगा कहीं कुछ जगह उसको मॉडल के रूप में डेवलप करूंगा, लेकिन मेरा मिशन रहेगा कि जहाँ तक मेरी पहुँच रहेगी मैं उसके लिए कंसंट्रेट होकर काम करूंगा। बहुत इम्पॉर्टेंट बात, आज ही नहीं, आज से 20 साल पहले, आज से 30 साल पहले पीछे जाकर देखें तब भी हालात वैसे थे। और आज खुद राज्यसभा के सदस्य के रूप में डॉक्टर सतीश पूनिया एडमिट कर रहे हैं कि हमारी देश की बच्चियों के लिए विद्यालयों में टॉयलेट्स के जो हालात हैं
वो अच्छे नहीं हैं। डॉक्टर सतीश पूनिया, जब आप राज्य में रहते हैं तो राज्य की राजनीति और केंद्र में जाते हैं तो केंद्र की राजनीति, दोनों में बड़ा फर्क है। आप उसके लिए भी अपने आप को तैयार कर रहे हैं? देखिए, जब व्यक्ति अपने घर में होता है तो एक सीमित सा दायरा होता है, लेकिन उस घर की दीवारों से आपका लगाव होता है, जहाँ आप पैदा होते हैं, जहाँ काम करते हैं। तो स्वाभाविक रूप से मेरे जीवन में पहले भी अवसर आए, लेकिन धरती ने, घर के मोह ने मुझे बहुत ज़्यादा सोचने को अवसर नहीं दिया। तो राजस्थान एक एडिक्शन जैसा है। तो जब भी कोई चीज़ जेहन में आती है तो घूम फिर के राजस्थान ही आता है। लेकिन क्योंकि आदमी के जीवन में एक निरंतरता भी होती है, बहुत सारे सोपान भी होते हैं, आदमी को बढ़ने के अवसर भी मिलते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि एक अच्छा समन्वय रहे। मैं पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहता, लेकिन राजस्थान का हित सर्वोपरि है। लेकिन जिस जगह जा रहा हूँ वहाँ देश के हित की भी बातें होती हैं, वहाँ आवाम के जुड़े मुद्दों की बातें होती हैं। तो कोशिश करूंगा कि एक संतुलन रहे। लेकिन ये तो जिज्ञासा है ही कि मैं वहाँ पहली बार जा रहा हूँ। सुनता था जिस चीज़ों के बारे में, उनको प्रत्यक्ष रूप से देखूंगा, उसमें पार्टिसिपेट करूंगा। तो एक रोमांच तो है, एक्साइटमेंट भी है, और ये मानता हूं कि अपेक्षाएं ज़्यादा होती हैं तो वो चैलेंज होता है। कोशिश करूंगा कि अपने बुद्धि और विवेक से उस चुनौती को भी पूरा करूं। लेकिन मैंने जो पहले भी अपनी बातचीत में कहा है कि मैं सदन की शब्दों से और आचरण से गरिमा भी, और लोगों के हित में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को वहाँ मजबूती से रखा जा सके। तो कोशिश करूंगा कि एक संतुलन भी रहे, लेकिन उस जिम्मेवारी के प्रति मैं ईमानदारी से, मेहनत से वहाँ पर अपने आप को साबित करूं। आपकी बातचीत से ये समझ में आ रहा है कि आप राष्ट्रीय राजनीति में आपको जो ये अवसर मिला है, इससे आप राज्य से ज़्यादा अब राष्ट्र की राजनीति में अपनी भूमिका को देख रहे हैं। स्वाभाविक है, पार्टी ने जब ये जिम्मेवारी दी है तो हमारे यहाँ तो किसी व्यक्ति को जिम्मेवारी बहुत चीज़ों को सोच के दी जाती है कि किसका कहाँ उपयोग करना है। तो मैं जब अभी तक उच्च सदन में नहीं था, उससे पहले तक कर्नाटक से लेके, बिहार से लेके, दिल्ली से लेके और अनेक प्रदेशों में, मुझे हरियाणा, तो पार्टी ने बिना उस जिम्मेवारी की वैसी भूमिकाएं दी हैं। तो मैं मानसिक रूप से तैयार हूँ, स्वाभाविक रूप से, कि पार्टी भी मेरा उतना ही उपयोग करेगी और मुझे भी करना भी चाहिए। तो स्वाभाविक सी बात है कि मैं, पार्टी जो कहेगी वो मेरी प्राथमिकता रहेगी। डॉक्टर सतीश पूनिया, आजकल अशोक गहलोत बड़े चर्चा में हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, और ख़ास करके सितंबर के उस एपिसोड के लिए जिसकी वजह से कहा जाता है कि उन्होंने आलाकमान को उनके आदेश की अवहेलना की। और यहाँ पर शांति धारीवाल को हमने सुना जिन्होंने कहा कि आलाकमान ही अशोक गहलोत हैं। आपके यहाँ पर जिस तरह के सिलेक्शन हुए हैं पूरे प्रदेश, सिर्फ राजस्थान में नहीं, देश भर में, लेकिन किसी तरह का कोई रिएक्शन, जो कह रहे हैं, राजस्थान में भी हम सुन रहे हैं कि कुछ वरिष्ठ नेताओं को भी बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन बहुत ही एक डिसिप्लिन के तहत जो काम हो रहा है आज की मोदी की राजनीति और बीजेपी, और आपने अटल अडवाणी की बीजेपी को भी बहुत करीब से देखा है, आप दोनों में क्या फर्क महसूस करते हैं? देखिए, हर युग की और हर व्यक्ति की एक खासियत होती है। क्योंकि जब आपने सवाल अशोक गहलोत से की, तो मोटे तौर पर उत्तर भारत में और ख़ास तौर पर राजस्थान में जो राजनीति की दिशा है वो दो पक्षों में बंटी हुई है, दो विचारों में, मान लीजिए। एक कांग्रेस का विचार है, एक भारतीय जनता पार्टी का विचार है। हम ये दावा भी करते हैं कि हम एक निश्चित राष्ट्रवाद जैसे विचार को लेकर चलते हैं, वहाँ वोट बैंक है, तुष्टीकरण है। तो मुझे लगता है कि ये जो डिफरेंस है जो विचारधाराओं का, तो मैं युग के हिसाब से इसका आकलन करूंगा। तो भाई, जिस समय हम लोगों ने शुरुआत की जनसंघ से बीजेपी तक, तो एक संघर्ष का समय था। वाजपेयी जी के समय वो सुशासन के रूप में तब्दील हुआ, मोदी जी ने फिर उसको आगे बढ़ाया। यानी वो बड़ा स्ट्रगल का टाइम था। लोग भी लिमिटेड होते थे और लिमिटेड लोगों के बीच में जिम्मेवारियां होती थी। आज बीजेपी 303 तक पहुंची है, 1952 के 3 और 2019 के 303। तो ये यात्रा रोचक भी है और संघर्ष से परिपूर्ण है। इसलिए आज पार्टी सत्ता में है, तो सत्ता में जब आती है तो चुनौतियां मुझे लगता है ज़्यादा होती हैं। उन चुनौतियों के बीच में भी जिस तरीके से मोदी जी ने, और मुझे लगता है कि मैं जो पार्टी में बदलाव देखता हूं कि उन लोगों ने, पुराने लोगों ने यकीनन संघर्ष किया, लेकिन तकनीकी रूप से पार्टी को मजबूत करना, एक एग्रेसिव प्रचार के तौर पर भी और ग्रास रूट पर पार्टी को खड़ा करना,
अमित शाह जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए तो उन्होंने, मुझे लगता है कि एक बहुत कम समय का एक गहरा अनुभव था उन्होंने। तो उन्होंने, जैसे ऑनलाइन मेंबरशिप हुई तो हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बने, पार्टी में ट्रेनिंग के पक्ष को मजबूत किया, नए लीडरशिप आई, सोशल इंजीनियरिंग अच्छी हुई। तो वो जो पीछे की तपस्या थी, यानी संघर्ष था, तपस्या थी, उन्होंने एक विरासत दी मोदी जी को और अमित शाह जी को। उस लिगेसी को इन दोनों ने बहुत अच्छे तरीके से उत्कृष्टता की तरफ पहुंचाया। तुलना नहीं हो सकती, लेकिन इतिहास की जो खूबियां या अच्छाइयां हैं वो वर्तमान में उस परिश्रम का, उस पसीने का पराक्रम अब इन दोनों लोगों के सामने देखने को मिलता है। बहुत बहुत ही खूबसूरती से आपने अटल आडवाणी और मोदी युग को डिफाइन किया है। हमारे दर्शक जो न्यूज़ 24 पर आपको सुन रहे हैं वो ये भी जानना चाहते हैं कि इस पूरी आपकी यात्रा में अटल आडवाणी से लेकर मोदी, अमित शाह की, और अब तो नितिन नबीन आ गए हैं, एक नया दौर शुरू हो गया है और नितिन नबीन आपसे, आपके आसपास वाले, आपके साथ वाले लोगों में है। आज आप पूरे देश में अलग अलग राज्यों में भी देखते हैं लीडरशिप जो नई आ रही है, पुरानी लीडरशिप की बहुत उपेक्षा हो रही है, इस तरह के आरोप भी लग रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि समय के हिसाब से मेरे दादाजी कहते थे हमारा युग अच्छा है, फिर पिताजी हमेशा कहते थे, मैं अपने बच्चों को कहता हूँ कि मेरा युग अच्छा है। तो ये युग की जो अवधारणा है, युग की जो चर्चा है, ये जो अच्छाई है, ये हर युग में अलग अलग होती है, इसको किसी एक शब्दों से नहीं बांधा जा सकता। मुझे लगता है कि हर युग की, हर व्यक्ति की एक खूबी होती है। तो ये जो युग है, इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो जल्दी हुआ है। यानी कोई समय था कि जब राजनीति या जनप्रतिनिधि एक लीगेसी होती थी कि भाई विधायक का बेटा ही विधायक बनेगा, मुख्यमंत्री के परिवार से ही कोई राजनीति में आएगा। अब आप इसको दुस्साहस भी कह सकते हैं, प्रयोग भी कह सकते हैं, और इसको सफलता भी कह सकते हैं कि इस मिथक को तोड़ा। नहीं तो क्लेम करते थे लोग कि जो 7 बार जीता है वही मुख्यमंत्री बनेगा। आज पहली बार जीतने वाले विधायक जो हैं वो मुख्यमंत्री बने हैं। यानी इस पीढ़ी में नवाचार भी हुए हैं और नए लोगों को अवसर भी ज़्यादा मिले हैं। मुझे लगता है कि अब जो एक क्लेम भी है, नई पीढ़ी आ गई, तो पहले 25 साल का कोई विधायक बनता तो लोग ताजुब करते थे, क्योंकि वहाँ एक बहुत ऐसी एज में बनता था कि लोग ये सोचते थे कि भी हाँ ये बहुत वरिष्ठता की उसमें है। लेकिन अब जो नया व्यक्ति आ रहा है राजनीति में, वो तकनीकी के हिसाब से भी है, ऊर्जा के हिसाब से परिपूर्ण है, समझ के हिसाब से भी। इसको केंद्रीय नेतृत्व ने समझा और उन्होंने नए लोगों को अवसर देना शुरू किया। इसको यूं कंपेयर कर सकते हैं कि दूसरे दलों ने इस युग के परिवर्तन की जरूरत को समझा नहीं, बीजेपी ने समझ लिया। भले ही आलोचना करें कि आज 45 साल के नितिन नबीन हैं, तो 65 साल के किसी व्यक्ति के मन में कोई बात हो सकती होगी, पर ये 45 साल का जो प्रयोग है ये आने वाली पीढ़ी के लिए एक संदेश है। एक ऊर्जा उसमें देखने को मिलेगी, नवाचार देखने को मिलेगा, तकनीकी देखने को मिलेगी, कमिटमेंट ज़्यादा मिलेगा, डिलीवरी अच्छी मिलेगी। तो बीजेपी ने, पहले हमारे यहाँ 60 साल का मंडल अध्यक्ष बनता था, आज पार्टी का जो मंडल अध्यक्ष है वो 30 साल का है। ऐसे 60 साल का जिला अध्यक्ष होता था, आज 40 साल का, 45 साल का जिला अध्यक्ष है। इस ऊर्जा को पार्टी को लाभ हुआ है और पार्टी यूं ही सत्ता तक नहीं आई है, उसमें नौजवानों के साथ में पार्टी ने समरस होकर जो काम किया। मैं यदि दूसरी पार्टी से कंपेयर करूं तो आप मल्लिकार्जुन खड़गे जी और नितिन नबीन को कंपेयर कर लीजिए। लेकिन जब आप इस दूसरी पार्टी की बात करते हैं तो हम डॉक्टर मनमोहन सिंह की कैबिनेट को देखते हैं, चाहे उनकी पहली और दूसरी दोनों कैबिनेट में, उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में यंग ब्रिगेड थी। उसमें बहुत सारे लोग जो उस समय के कैबिनेट मंत्री थे वो आज आपके यहाँ पर कैबिनेट मंत्री हैं, जो आज से 15-20 साल पहले मंत्री बन गए थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट और ऐसे लोग हैं। हालांकि सचिन अभी बातचीत, पता नहीं सचिन पायलट बीजेपी में आ सकते हैं क्या? कुछ संभावनाएं, बहुत सारी बातें पहले हुई थी। नहीं, तो सियासी चर्चाएं हैं, काल्पनिक है, इसमें मुझे सच्चाई लगती नहीं है।
बहुत सचिन पायलट को लेकर इस समय बहुत चर्चाएं हैं राजस्थान में, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की। आप प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, आपने उनका प्रदेश अध्यक्ष का काम भी देखा है। क्या आपको लगता है कि राजस्थान में बीजेपी इस वक्त जो कुछ भी काम बीजेपी की सरकार कर रही है, विकल्प के रूप में अगर कांग्रेस सचिन पायलट को बनाती है तो उससे बीजेपी के लिए परेशानी आएगी, अध्यक्ष अगर सचिन पायलट को बनाती है? हमारी चर्चा में जो मैं उसका संकलन करूं तो दो चीज़ें साफ नज़र आती हैं। हमारी व्यवस्था व्यक्ति परक नहीं है और न किसी व्यक्ति से प्रभावित होती है, भीतर से भी और बाहर से भी। आज भी बीजेपी सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी है, यानी बूथ तक है और एक अच्छी सोशल इंजीनियरिंग के साथ काम करती है। इसलिए हम जब काम करते हैं या हम सत्ता में आते हैं तो अपनी खूबियों से आते हैं, कांग्रेस की कमजोरी से नहीं आते हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि यहाँ यदि राजस्थान में प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी या राहुल गांधी भी अध्यक्ष बन जाएं तो बीजेपी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये उनका फैसला है, वो किसको क्या अवसर देते हैं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी, और मैं तो इससे आगे बढ़ के कहता हूँ कि अब जो समय आएगा हम मिथक को तोड़ने का काम करेंगे, क्योंकि एक माइंडसेट जनता के मन में कांग्रेस पार्टी ने ही इसको इंजेक्ट किया कि राजस्थान की जनता का माइंडसेट है एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। ये हमारे सामने एक चुनौती भी है, जिम्मेवारी भी है और हमारा टारगेट भी है, हमारी कोशिश भी है। एक ईमानदार कोशिश रहेगी और मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल नहीं है। जिस तरीके से बीजेपी का संगठन नीचे तक गया है, जो कार्यकर्ताओं की फौज है, हमारे विचार को जिस तरीके लोगों ने स्वीकार किया है, तो कांग्रेस के भ्रम से राजस्थान की जनता बाहर आ गई। वो राजनीति करते थे वोट बैंक की और तुष्टीकरण की, लोग उससे बाहर आ गए। इसलिए को राजा भय हमें का हानि, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में जब आप बीजेपी की प्रशंसा करते हैं तो समझ में आता है कि ये आपकी जिम्मेदारी भी है। लेकिन राजस्थान में इस वक्त जो कानून व्यवस्था के हाल हैं, इस वक्त जो चिकित्सा मंत्री जिस तरह से प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए बयान देते हैं, शिक्षा मंत्री जिस तरह की बातें करते हैं, आपको लगता है कि सरकार की परफॉर्मेंस पर आप रिपीट कर पाएंगे? देखिए, अभी बहुत समय भी है। मैं किसी व्यक्ति के आचरण की, उनके स्वभाव की और उसके बयान पर टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन आप थोड़ा पीछे जाके आकलन करिए कि 18 से 23 का जो कालखंड था, मतलब कांग्रेस आज क्लेम करती है, मान लीजिए करप्शन पे, बेरोजगारी पे, तो 55 साल तक शासन करने के बाद वो उस पार्टी को ये हक ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि वो सब कुछ ठीक करके गए थे। लेकिन आप पीछे मुड़ के देखिए, 18 से 23 के शासनकाल में 17 बलात्कार और इतनी हत्याएं रोज होती थी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा उस समय ये कहता था कि देश की सबसे ज्यादा बदतर कानून व्यवस्था की सरकार है ये। करप्शन के आंकड़े, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है कि जल जीवन मिशन अपने आप में एक मिसाल है कि देश के प्रधानमंत्री राजस्थान की आवाम को पानी के लिए 47,000 करोड़ रुपए देते हैं। आज उनका मंत्री भी जेल में है, अधिकारी भी जेल में है, ठेकेदार भी जेल में है। यानी करप्शन की भी पराकाष्ठा थी, कानून व्यवस्था बदतर बदहाल थी। हमें ये सारी चीजें विरासत में मिली हैं। उसको रिपेयर करते करते भजनलाल जी को इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है। तो मैंने कहा कि मैं मंत्रियों के आचरण की और उसके शब्दों पर नहीं जाऊंगा, लेकिन यदि तुलना करेंगे 18 से 23 की आज की सरकार के 2.5 साल की, तो ईआरसीपी से लेके रिफाइनरी से लेके, क्योंकि रिफाइनरी की वो क्लेम करते हैं हमने शुरुआत की, लेकिन अंजाम तक तो हम पहुंचा रहे हैं। यमुना जल समझौता, जो 1.5 लाख के करीब जो भर्तियां, जिसका आश्वासन वो पूरे 5 साल तक देते रहे। जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसानों की बात करते थे, मुख्यमंत्री अपने कोष से, सरकार के कोष से 3,000 अतिरिक्त पैसे यहाँ के गरीब किसानों को और देते हैं, पीएम किसान में ऐड करते हैं, अब 9,000 रुपये उनको मिलते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके जरिए राजस्थान में इन चुनौतियों के बावजूद भी उन्होंने इसको थामने की कोशिश की है। अभी समय है, मुझे लगता है कि और अवसर देना चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री को जब आप भ्रष्टाचार से क्लीन चिट देते हैं और सुर्खियों में आती हैं कि उनके साले साहब भूमिगत हैं, तो कैसा लगता है पार्टी को? मुझे लगता है कि एक किस्म के सियासी आरोप ज्यादा हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति के बारे में ये बातें हो रही हैं वो पहले से भी ये काम करते ही रहे हैं और ऐसा भी नहीं है कि उसमें कहीं
मुख्यमंत्री के शय पे किया होगा। वो मुख्यमंत्री नहीं थे, एक सामान्य व्यक्ति थे, तो भी उस चीज़ का कोई एविडेंस नहीं है। आज वो मुख्यमंत्री हैं, वो लाइमलाइट में हैं, और इसलिए कोई दूर दराज के रिश्तेदार को उनके साथ टैग कर दो, तो मुझे लगता है कि एक किस्म की अनावश्यक सी ट्रायल है मुख्यमंत्री के खिलाफ। मैं नहीं मानता कि उस व्यक्ति का अपना धंधा या उसका आचरण मुख्यमंत्री के चरित्र को प्रभावित करेगा। जब आप मुख्यमंत्री को इस तरह क्लीन चिट देते हैं तो मुख्यमंत्री के कार्यकाल, मुख्यमंत्री अपने तमाम मंत्रियों के बयानों पर चुप्पी साधे रखते हैं, तमाम चीज़ें जितनी भी सामने आ रही हैं उस पर मुख्यमंत्री की कोई रिएक्शन नहीं आता है। कैसे देखते हैं आप मुख्यमंत्री के 2.5 साल के कार्यकाल को? घर में किसी बच्चे का आचरण है, वो पड़ोसी के घर में जाके फैसला नहीं होता या चौराहे पर नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि जो सरकार के संज्ञान में कोई इस तरीके की चीज़ें आती हैं डिलीवरी के काम पे या चरित्र के नाम पे या आचरण के नाम पे, व्यवहार के नाम पे, उसका संज्ञान आलाकमान भी लेता है और मुख्यमंत्री खुद भी लेते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही अनदेखी है, लेकिन मुख्यमंत्री के पद की एक गरिमा है कि वो हर बात पर बयान दें, हर बात पर रिएक्ट करें। मुझे नहीं लगता है कि वो उचित है। आपकी मुख्यमंत्री के साथ तस्वीरें आई तो सबने, बहुत मीडिया में चर्चा हुई कि आपकी उनसे बहुत ज़बरदस्त बॉन्डिंग है। आप अध्यक्ष थे तो वो आपके साथ टीम में थे। अभी मुख्यमंत्री के कामकाज को लेकर आपने उनको सर्टिफिकेट दिया है। जब राज्यसभा के नामों की चर्चा चल रही थी सतीश जी, तब एक बात ये भी थी, आपने खुद ने कहा कि युवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। जातिगत समीकरण भी आपको लगता है इसमें आज भी एक मजबूरी है पार्टीज की, राजनीतिक दलों की? देखिए, जातियां हमने नहीं बनाई, जाति एक व्यवस्था है, और पुराने समय में भी, बहुत इतिहास में भी चले जाएंगे तो जब लोकतंत्र नहीं था, राजा महाराजा थे, तो उनके यहाँ भी वो नवरत्न जो थे तो वो भी अलग अलग हिस्से के लोग थे, कोई एक उससे बंधे हुए लोग नहीं थे। उनकी योग्यता, क्षमता, उनका कर्म वो अलग अलग तरीके से डिफाइन होता था, इसलिए उनकी एक आइडेंटिटी थी। यानी जाति एक पहचान है। जाति समाज का सब कुछ नहीं है। और ये मैं मानता हूँ कि ये जो राजनीति में जाति व्यवस्था को जिसने प्रभावी किया, या पंथ या मजहब को, ये देन कांग्रेस पार्टी की है, क्योंकि वो वोट बैंक के लिए करते थे। उनको लगता था कि यही उनके, और किया भी, सफल भी हुए। लेकिन जब हिंदुस्तान की जनता जागी, तो आप बताइए 77 में जब जनज्वार उठा था तो जाति थी क्या किसी की? मोरारजी भाई देसाई को जाति के हिसाब से तो प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए था। जब श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन हुआ, यानी जातियों को एक सूत्र में बांधने के जितने मूवमेंट हुए, उन्होंने इस जाति राजनीति में जाति व्यवस्था को प्रतिकार किया अच्छे तरीके से। वाजपेयी जी बने। आज प्रधानमंत्री जी की जाति को कोई समझ जानता नहीं होगा, और जो जानता है तो वो ये आश्चर्य ही करता होगा कि इस तरीके से कैसे बन गए। तो जातियों से देश के भाग्य का फैसला नहीं होता। जाति राजनीति में कुछ जगह लगता है कि ये जो एक व्यवस्था है और इसकी चर्चा होएगी, लेकिन राजनीति में, लोकतंत्र में जाति कोई अंतिम निर्णय नहीं होता, निष्कर्ष नहीं होता। सभी समाज को साथ लेके, और बीजेपी की राजनीति रही है कि जब हम सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी बोलते हैं, तो आप देखिए कोई समय था जब जनसंघ के समय में जाति छोड़िए, व्यक्ति हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार नहीं होता था, और आज एक लंबी फहरिस्त होती है, लोग आते हैं जुड़ने के लिए। तो उस काम को हमने केवल भाषणों में नहीं है, हमने जब सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी कहा तो उसको हमने अंगीकार किया, स्वीकार किया। राजनीति में मैं ये मानता हूं कि जाति की चर्चा जरूर होगी, लेकिन ये पार्टियों के ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसे निर्णय लेते हैं। अब मान लीजिए किसी के बारे में बात करेंगे, आज मैं और अलका जी हूं, तो जाति के साथ साथ हम एक कार्यकर्ता के रूप में भी, हमारी पहचान उस रूप में भी है कि हम विचार के लिए प्रतिबद्ध हैं, हम पार्टी के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमें अपनी जाति का स्वाभिमान हो सकता है कि मैं किसान कौम में पैदा हुआ, जो अनुपजाति है, जो सीमा पर लड़ती है, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी ने इस मिथक को तोड़ा है। यानी कि कंप्लीट पैकेज में विश्वास करती है बीजेपी आपके मुताबिक। आपकी मेहनत, आपकी कमिटमेंट पार्टी के लिए, आपने लगातार जो विभिन्न पदों पर जो काम किया वो, और कहीं ना कहीं जाति भी, सब मिलाकर। लेकिन एक बात बार बार जो बीजेपी की तरफ से कही जाती है कि जो कुछ खराब हुआ इस देश में वो कांग्रेस ने किया। आप अभी तक तो अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी को यहाँ पर राज्य में रहकर प्रहार करते थे, अब आप राहुल गांधी पर प्रहार के लिए तैयार हैं?
मेरे ख्याल से मेरे से पहले ही बहुत प्रहार उन पर हो चुके हैं और रोज होते हैं। हाँ, लेकिन कोई नई चीज़ मिलेगी तो ज़रूर मैं उसको वहाँ उन पर आजमाऊंगा। और एक बात और, जब से आपका नाम राज्यसभा के लिए आया है तब से एक चर्चा ये भी हो रही है कि सिर्फ राज्यसभा सदस्य तक सीमित नहीं रहने वाले हैं आप, जिम्मेदारी और भी मिलेगी, तो आप उसके लिए भी तैयार हैं, अपने आप को तैयार पाते हैं? देखिए, अभी तो मैंने अपनी तरफ से तो कुछ सोचा नहीं है, क्योंकि अभी तक जितने मुझे अवसर मिले, जो मेरे प्रति पार्टी के निर्णय हुए, उसमें मुझे कहीं जाके कहने की अपवाद स्वरूप एक आध अवसर पे मुझे याद आता है। लेकिन स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लेकर आज तक ईमानदारी से कैमरे के सामने मैं कभी ये डिमांड करने पार्टी के पास नहीं गया। जो मुझे मिला, जो दिया, वो पार्टी ने मेरे पे भरोसा करके दिया और मैंने कोशिश की मैं खरा उतरूं। मैं युवा मोर्चे का अध्यक्ष था, वो भी विपक्ष का समय था। मैं विद्यार्थी परिषद का काम करता था, गांव से आया था, तो मैंने अपने आप को कोशिश की कि मुझे जो जिम्मेदारी उसको पूरा करूं। पार्टी के अध्यक्ष के नाते भी बहुत स्ट्रगल था, वो बिल्कुल विपक्ष का संघर्ष का समय था। तो मेरी कोशिश रहती है कि मेरे बारे में निर्णय पार्टी ही करे और पार्टी जो निर्णय करे उसको मैं ईमानदारी से निभाऊं, इसलिए उसके आगे मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। सतीश जी, आपने कई बार कहा है, एक दो बार अपवाद स्वरूप, वो जो अपवाद हैं वो दरअसल कभी ऐसा हुआ कि एक हताशा हुई या फिर एक युवा जोश था उसकी वजह से? थोड़ा खुलकर हमारे दर्शकों को बताइए। नहीं, वो तो मेरे बारे में तो मेरी तो जीवन खुली किताब है। जो मैं महाराजा कॉलेज से इकाई अध्यक्ष के नाते शुरुआत की, फिर राजस्थान विश्वविद्यालय, फिर युवा मोर्चा, उसके बाद फिर पार्टी, वो जो एक्सेप्शन मैंने कहा उसके बारे में भी लोग जानते हैं। 99 में जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तो मैं युवा मोर्चे का अध्यक्ष था। तो जो आपने कहा ना युवा जोश, तो उस समय वो प्रबल था और आदमी को धीरे धीरे चीज़ें समझ में भी बाद में आती हैं। और हमारे एक अच्छी बात है कि जब कोई ऐसी चीज़ होती तो हमारे सीनियर लोग, इवन जिसमें हमारे विचार परिवार के जो वरिष्ठ लोग हैं वो भी बुला के, या पार्टी के लोग भी काउंसलिंग जरूर करते थे कि भाई इस जगह ये हो रहा है। तो एक वाकया हुआ था 99 में, मैं युवा मोर्चे का अध्यक्ष था। लोकसभा के लिए मुझे मतलब मेरी बजाय मेरे जो युवा मोर्चे के साथी लोग हैं उन्होंने एक बहुत ही उस तरीके से कोशिश करी कि हमें लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। उसकी चर्चा बड़ी प्रबल हुई और वो अवसर नहीं मिला। तो वो एक समय था कि जब उम्र भी उस समय इतनी नहीं थी, मतलब मैं आधी उम्र की बात कर रहा हूँ, उस समय मैं लगभग 28-29 साल का रहा हूँगा। तो वो एक समय जरूर था, लेकिन वो अल्पकाल के लिए था। कुछ मोमेंट, कुछ ये मान लीजिए कुछ घंटों के लिए या दिनों के लिए ही था। उसके बाद कभी सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। डॉक्टर सतीश पूनिया जी, न्यूज़ 24 से इतनी सारी जानकारी साझा करने के लिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस एक आखिरी सवाल लेती हूँ, इस पूरी यात्रा में आप कब थोड़ा निराश हुए और कब बहुत ज़्यादा खुश हुए आपकी पॉलिटिकल डिसीजंस की वजह से? देखिए, दो मेरे जीवन में ऐसे तो बहुत सारे अवसर आए हैं कि क्योंकि जो लोग मुझे बचपन से जानते हैं उन्होंने बहुत नज़दीक से मुझे देखा है। बहुत प्रतिकूलता में काम किया मैंने मेरे जीवन में। मैं जब जयपुर आया था 82 में, तो जो भाई मुझे यहाँ लेके आए थे, जो छोड़ के गए थे कॉलेज की पढ़ाई के लिए, तो उस साल मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि उस समय उनको ब्रेन फीवर हुआ और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। तो मेरे एक साल में काफ़ी तकलीफ, मेरा मन में भी ये आता था कि वापस गांव चला जाऊं। तो वो मेरे लिए बड़ा पीड़ादायक क्षण था। 87 में पिताजी के एक्सीडेंट में डेथ हुई, तो वो जो एक कालखंड था उसने बहुत विचलित किया, बहुत तकलीफ थी। और राजनीतिक रूप से बात करूं तो क्योंकि संगठन का काम करता था, पार्टी ने अवसर दिया, तो मेरे लिए जो 2023 के चुनाव की जो हार थी विधानसभा की, क्योंकि 13 का चुनाव में 329 वोटों से हारा, 18 का चुनाव में जीता, लेकिन 23 का चुनाव जीतना, क्योंकि वो चुनाव मैंने जनता के और कार्यकर्ताओं के भरोसे से लड़ा था, इमोशन में लड़ा था। मुझे सफलता नहीं मिली, तो मन में एक थोड़ा सा निराशा भी हुई कि
इतना सब काम करने के बाद भावनात्मक रूप से जनता के लिए मैं बना हुआ था। मैंने अपने बहुत ही परिश्रम के साथ उस कॉन्स्टिट्यूंसी को, क्योंकि ये भी सही है कि 25 साल बाद बीजेपी के नाते सिर्फ मैं जीता था, तो कॉन्स्टिट्यूंसी टिपिकल थी, वो मेरा भाग्य था कि मुझे ऐसी विधानसभा मिली। पर मेरा एक भावनात्मक लगाव आमेर की जनता से था और इसलिए मुझे दूसरे अवसर मिल सकते थे। मैं निवेदन भी कर सकता था पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को, लेकिन मुझे था कि मैं 10 साल से इनके बीच में काम कर रहा हूँ, इस क्षेत्र को अच्छा बनाऊंगा, एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी बनाऊंगा और अच्छे से अच्छा करके दिखाऊंगा। तो 23 में जो भरोसा टूटा उससे मुझे तकलीफ हुई कि प्रजा के पार्ट पे भी और कार्यकर्ताओं की तरफ से भी, कि यदि और परिश्रम करते तो आज हम वहाँ और बेहतर कर सकते, मेरे लिए नहीं, क्षेत्र के लिए। तो भरोसा तोड़ने के कारण मुझे थोड़ी मन में निराशा हुई, लेकिन मैंने अपने आप को वापस दोबारा से अपने आप ही हील किया और मैं अपने काम में जुट गया। उसके बाद मुझे हरियाणा जैसी जगह का अवसर मिला और मैंने अपने आप को साबित किया। मुझे याद है आपने कहा था कि आमिर जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, आपने आमिर को माफ कर दिया उन लोगों को जिन्होंने आपके साथ इस तरह का व्यवहार किया? हाँ, मेरी तरफ से माफ़ी है। मैं राजनीति का व्यक्ति हूँ, विचार का और संगठन का व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं उन चीज़ों को बहुत लंबे समय तक लेकर नहीं जा सकता। तो इसलिए आज भी जो लोग आते हैं और जो लोकहित के काम होते हैं, हम प्राथमिकता से उसके लिए काम करते हैं, सरकार से बात करते हैं। जितने डेवलपमेंट के, विकास के काम जो जायज़ हैं, जो हमारी चिट्ठी से, हमारी कलम से, हमारी ज़ुबान से हो सकता है, वो आमेर के लिए हम पूरे तरीके से करते हैं। और लोगों से जुड़ाव कोई एक पक्षीय नहीं होता, वह एक बारगी नहीं होता। बहुत सारे कार्यकर्ता जो विचार से जुड़ते हैं, व्यवहार से जुड़ते हैं, परिवार की तरह हो जाते हैं। तो कुल मिला के मेरे मन में अब कोई किसी तरीके का मलाल नहीं, क्योंकि पार्टी ने मुझे दूसरा अवसर दे दिया, दूसरी जगह दे दी, तो मैं ईमानदारी से वहाँ काम करूँगा। जितना लोग मुझे यहाँ अपेक्षा रखेंगे, मैं उनके हिसाब से जो जनहित के काम है वो मेरी प्राथमिकता रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 से बात करने के लिए डॉक्टर सतीश पूनिया जी। धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। तो राजनीति के लिए कहा जाता है कि सत्ता बड़ी क्रूर होती है, राजनीति का चरित्र बहुत क्रूर है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर सतीश पूनिया जैसे भावुक और संवेदनशील व्यक्ति भी हैं और सिर्फ हैं नहीं, उन्होंने अपनी उपस्थिति को बहुत अच्छे से पार्टी में, देश में, जनता के बीच में दर्ज कराया है। उन्हें राज्यसभा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं न्यूज़ 24 के तमाम दर्शकों की तरफ से। न्यूज़ 24 पर हम आपसे राजस्थान और देश के दिग्गजों से इसी तरह से परिचित करवाते रहेंगे, मिलवाते रहेंगे, उनकी यात्रा आपके साथ साझा करते रहेंगे। अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।